अभी तक हमने आपको विभिन्न प्रकार के फलनों के बारे में बता दिया था जो क्लास 12th में आपके दिए हुए थे। वहीं से हम लोग एक और फलन के बारे में समझते हैं आज कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, जिसको फलन को हम प्रतिचित्रण भी कहते हैं, इसलिए किताबों में फलन की जगह पे प्रतिचित्रण भी लिखा हुआ है। समझते हैं इनवर्स फंक्शन होता क्या है। इनवर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन, इसी को कहते हैं प्रतिलोम। प्रतिचित्रण भी लिखा है और फंक्शन, इसको मैपिंग, अगर ये प्रतिचित्रण लिखता है तो यहाँ पे मैपिंग लिखता है। बेसिकली ओवरऑल हमको समझना है कि इनवर्स फंक्शन क्या है। अभी तक हम जो फंक्शन पढ़ रहे थे वो इनवर्स नहीं था, वो नॉर्मल फंक्शन था जिसके बारे में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिलोम का एक और मतलब होता है उल्टा। इसमें होता क्या है, एक छोटा सा वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। यदि एक फलन ए से बी पर परिभाषित हो तब इसका प्रतिलोम फलन यह बी से ए होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे इनवर्स है तो इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन के साथ ऐसे लगता है। अगर आपको ये दिख रहा है 1/, ये -1, तो इसका मतलब ये जो -1 है इसका मतलब होता है ये 1/f है। f को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये होता है 1/f के जगह पे f पे -1। अब आप देख रहे हैं कि f का उल्टा क्या होता है 1/f, f का उल्टा 1/f, तो इस f को 1/f को आप f पे -1 लिख सकते हैं। यही है कि f का जो प्रतिचित्रण प्रतिलोम होता है वो उल्टा होता है क्या, f के 1/f। जैसे एक का उल्टा, या एक नहीं लिख लीजिए, दो लिख लीजिए, 2 का उल्टा 1/2, 5 का उल्टा 1/5, इस तरह से होता है। तो यही जो f है, तो जब आप f का इनवर्स निकालेंगे तो f पे -1 हो जाता है, इसका मतलब होता है 1/f। ठीक, तो इनवर्स फंक्शन होता क्या है। इनवर्स फंक्शन होता है कि हमारे पास जो भी फंक्शन दिया हुआ है ए से बी पर, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन ए से बी पर दिया हुआ है, तो जब आप उस फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो उसका जो प्रांत होता है, वो परिसर होता है, वो आपस में बदल जाता है। कैसे, इसको हम प्रतीकात्मक भाषा में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। जैसे अगर f है, f ए से बी पर है, इस प्रकार है कि क्या, यह x बराबर क्या है y। हमारे पास जो फंक्शन fx है वो किसके बराबर है, y के। तब जब आप इसका इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, इनवर्स फंक्शन जब आप निकालते हैं तो क्या होगा, ये b से a पर होगा, तब यहाँ पे तब इस प्रकार होगा कि ये जो हमारा फंक्शन है y, ये इनवर्स हो जाएगा x के। ये इसका प्रतीकात्मक भाषा है, ये इसका गणितीय रूप में है कि इसकी कोई फंक्शन इस रूप में दिया हो तो जब उसका इनवर्स बनाएंगे तो कैसे होगा। ये अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा, इसके बाद हम समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास फंक्शन क्या है, f a से b पर। जैसे ये फंक्शन है a और ये सेट है a और b, और ये फंक्शन f है। ये क्या है, a और b। इस फंक्शन में a से b पर परिभाषित किया गया है। इस फंक्शन में क्या किया गया है, a से b पर परिभाषित किया गया है। जैसे 1 2 3 a
बी सी। इन सब इनवर्स फंक्शन को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, इनवर्स फंक्शन हमेशा एकाएकी आच्छादक होता है। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह हमेशा एकाएकी आच्छादक होता है, लिख भी दे रहे हैं, यह हमेशा एकाएकी आच्छादक होता है। हमने एकाएकी आच्छादक आपको बता दिया है कि एकाएकी आच्छादक क्या होता है। ठीक, हमने आपको एकाएकी आच्छादक बता दिया था। एकाएकी आच्छादक में क्या बताया था कि जब इस प्रांत के प्रत्येक एक एक अवयव का सहप्रांत, वो प्रतिबिंब इस सहप्रांत में हो, जब एक अवयव का सिर्फ एक हो तो वो होता है एकाएकी। आच्छादक क्या होता है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, इसमें एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, उसका जो यदि बिंब, चूंकि ये प्रतिबिंब का काम कर रहा है और ये बिंब का, तो सहप्रांत के प्रतिबिंब का बिंब अगर इसमें है और इसमें एक भी अवयव नहीं छूट रहा है, वो होता है आच्छादक। तो एकाएकी आच्छादक में क्या होगा, इसका प्रत्येक अवयव का इसके साथ, लेकिन इसमें एक भी अवयव नहीं छूटेंगे, एलिमेंट्स नहीं छूटेंगे। ये तो हमारे पास था, जो फंक्शन था वो एफ ए से बी पर था, तो इसके एलिमेंट्स आपको क्या मिल सकते थे, इसके एलिमेंट्स आपको मिलेंगे क्या, एफ, डायरेक्ट आप लिखिए फंक्शन एफ इज इक्वल टू फंक्शन ए क्रॉस बी, लिखिए ए क्रॉस बी, जो मिलेगा वो एलिमेंट क्या मिलेगा 1a, और 1a सच दैट में देखिए ये जो 1 है वो बिलोंग्स करता है किससे, वो किसका एलिमेंट्स है, a का, और ये जो a है ये किसका एलिमेंट्स है, b का। ये हमारे पास एक फंक्शन मिल रहा था। लेकिन जब आप इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स में क्या होगा, इस हिसाब से देखिए इन्वर्स में क्या होगा, यहाँ पे b था, सॉरी हमने मिट गया तो इसलिए लिख दिए थे, यहाँ पे b था। तो इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में ये जो फंक्शन a से b पर परिभाषित था, इनवर्स करने पर ये b से a पर परिभाषित हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन b से a पर बनेगा। कैसे, ये है हमारे पास b और ये है हमारे पास a, और अब b से a पर जो फंक्शन बन रहा है वो इनवर्स फंक्शन होगा, किसका, पहले वाले का। अब जो आपके b के एलिमेंट्स हैं वो इसका प्रांत बन जाएगा, a b c। यहाँ पे क्या था, b के एलिमेंट्स सहप्रांत, यहाँ पे ये a के एलिमेंट्स प्रांत, लेकिन यहाँ पे देखिए जहाँ जो यहाँ पे सहप्रांत था वो इनवर्स फंक्शन में प्रांत बन गया, जो यहाँ पे प्रांत था वो यहाँ पे सहप्रांत बन गया। अब इसके एलिमेंट्स 1 2 3 होंगे। ये जो हमने लिखा है इसको आप चाहे तो ये क्रॉस b लिखिए, या इसको चाहे तो आप f लिखिए, यह बराबर इतना, क्योंकि ये फंक्शन ओवरऑल फंक्शन ही है क्रॉस बी का। अब आपको ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका, क्योंकि जो एफ इनवर्स होगा, क्या एफ इनवर्स बी से ए पर, आप चाहें तो एक लाइन इससे बढ़ा लीजिए, एफ ये था एफ, इस ए क्रॉस बी को हटा दीजिए और ये लिखिए एफ ए से बी पर। ये फंक्शन आपको मिला था जिसमें इस प्रकार के एलिमेंट्स थे, 1 था ए में और ए था बी में। इसमें आप लिखिए, आप जब इनवर्स निकालेंगे तो इसमें कौन सा पहले एलिमेंट्स आ रहा है, ए और 1, और ये ए और 1 जो है जब आप इसको लिखेंगे तो ए किस में है, ए है आपका बी में, ए बिलोंग्स टू बी, और 1 किस में है, 1 है आपका, 1 बिलोंग्स टू ए। आप देख रहे हैं कि इसके जो अवयव हैं यहाँ पे 1 कामा ए था, लेकिन यहाँ पे ए कामा 1 है, इसके अवयव भी आपस में उलट गए, प्रतिलोम हो गए। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा जो एफ ए से बी पर परिभाषित होगा, जिसमें इस प्रकार के अवयव होंगे, जब आप इसका उल्टा करेंगे तो इसमें जो प्रांत होगा यहाँ पे सहप्रांत बन जाएगा, इसमें जो सहप्रांत होगा यहाँ पे प्रांत बन जाएगा, और ये जो फंक्शन होगा एफ इनवर्स ये बी से ए पर परिभाषित हो जाएगा। मतलब इस एफ ए से बी का उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी से ए पर। ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल किसका,
एकाकी आच्छादक इनवर्स फंक्शन का। अब एकाकी आच्छादक को कैसे समझिए? एकाकी आच्छादक का होगा कि इस ए का इसके साथ, इस 2 का इसके साथ, इस 3 का इसके साथ, ये हो गया एकाकी और आच्छादक। कैसे? एकाकी मतलब प्रत्येक अवयव का एक एक के साथ, और आच्छादक कैसे कि यहाँ पे जो सहप्रांत है, सहप्रांत में एक भी अवयव बचा नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी ये एरो इधर नहीं लगेगा, ऐसा ना हो कि इधर आप एरो लगाने, ऐसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो फंक्शन लिया है वो बी से ए पर परिभाषित है, इसलिए बी से ए के तरफ जा रहे हैं तो पहले बी का एलिमेंट्स लिखा जाएगा, फिर ए का एलिमेंट्स लिखा जाएगा। यदि आप इसको उल्टा लिख देते हैं, इधर एरो लगा देते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा ये जो फंक्शन है वो ए से बी पर परिभाषित है, और ए से बी पर परिभाषित यही फंक्शन आपको मिल जाएगा। ये वाला जो होगा ये प्रतिलोम नहीं होगा इसका, ठीक। इसके बाद हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ लेते हैं कि दो फंक्शन को किस तरह से एक साथ कंपोजिट किया जाता है। इसके बाद हम लोग फलनों का संयोजन समझते हैं। फलनों का संयोजन से मतलब यदि मान लीजिए हमारे पास एक अलग फंक्शन दिया है और एक दूसरा अलग फंक्शन दिया है, उन दोनों फंक्शन को एक साथ कैसे ऐड किया जाएगा, एक साथ कैसे कंपोजिट किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। यह फलनों का संयोजन। कंपोजिशन ऑफ इसकी भाषा बहुत लंबी चौड़ी होगी, लेकिन भाषा से पहले आप समझ लीजिए, समझने के बाद आप भाषा लिखिएगा, बहुत आसान होगा। देखिए कैसे। मान लीजिए हमारे पास ये एक फंक्शन है जो ए से बी पर परिभाषित है। ये कोई फंक्शन है, ये ए है, ये बी है, और ये जो है इस पे परिभाषित है। इसको ही बड़ा ही बना लेते हैं, छोटा बनाने का कोई मतलब हुआ नहीं। ये ए से बी पर परिभाषित है। ये जो फंक्शन है इसको हम मान लेते हैं एफ। ए से बी पर परिभाषित फंक्शन है एफ। इसमें मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास एक फंक्शन है। ये जो फंक्शन है यह ए से बी पर परिभाषित है। मतलब इस अवयव के जो प्रतिबिंब है, हम बार बार कह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिबिंब, इसको कहते हैं बिंब। ये क्या होते हैं? बिंब। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई मिरर है, ये मिरर है, और इसके सामने अगर कोई जो जलता हुआ आप मोमबत्ती रख दें ऐसे कुछ, तो ये जो हमारे पास मोमबत्ती होता है ये बिंब होता है। फिजिक्स में आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया जाता होगा बिंब प्रतिबिंब के बारे में, रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में। ये जो हमारे पास मिरर है, ये जो मिरर है, इसके सामने यदि ये मोमबत्ती रखें तो ये बिंब होगा, लेकिन इसके बीच में जो बनने वाला इमेज होगा यहाँ पे, वो प्रतिबिंब होगा। तो ये जो हमारा एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, ये बिंब है, और इनका इस फंक्शन के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सेट बी में है, वो सेट बी के अवयव हैं। तो ये हमेशा प्रतिबिंब होता है, ये हमेशा बिंब होता है। इसको आप बिंब और प्रतिबिंब में कन्फ्यूजन है तो ये समझ लीजिए कि ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है। इनपुट दिया जाता है, फंक्शन काम करता है, आउटपुट दे देता है, ठीक। तो ये हमारे पास बिंब है, ये प्रतिबिंब है। अब समझिए हमारे पास जो फंक्शन है वो पहले ए से बी पर परिभाषित है, लेकिन एक और फंक्शन अगर इसी में हम ऐड कर दें, कैसे? ये बी से, और ये कोई सेट सी है, ये बी से सी पर परिभाषित हो और इसको हम जी मान लें, तब चूंकि हमको पता है कि ए से बी पर अगर कोई फंक्शन है तो ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होगा, इस तरह से। तो आप देख क्या रहे हैं
कि यहाँ से पहले वाले में देखिए कि यहाँ पे f1 आपने फंक्शन में क्या रखा 1 और आपको मिला क्या 4। आपने फंक्शन में दोबारा क्या रखा f2 और मिला क्या 5। फंक्शन में आपने क्या रखा f3 और मिला क्या आपको f6। ये तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें आपने इनपुट 1 दिया और फंक्शन ने काम किया और हमको 4 मिल गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फंक्शन हमारा b से c पर है उसको देखते हैं। आप यहाँ से b आपने इनपुट दिया, फंक्शन g काम किया, यहाँ पे फंक्शन f को फंक्शन से लिख रहे थे। ये भी एक प्रकार का फंक्शन ही है जो g से डिनोट करते हैं। ये तो सिर्फ एक प्रदर्शित करने का कहिए तो लेटर लिया है हमने, इसका मतलब ही फंक्शन ही है, इसका मतलब ही फंक्शन ही है। ये g फंक्शन है, ये f फंक्शन है। इसी तरह से आप और भी बनाए तो m फंक्शन n फंक्शन आप जो चाहे ले सकते हैं। ये जो हमारे पास 4 है ये इनपुट दिया फंक्शन में और हमको मिल गया 7। तो मतलब जो हमारे पास gf, क्योंकि यहाँ पे अब f नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप f लिख रहे थे, फंक्शन 1 दे रहे थे 4 मिल जा रहा था। यहाँ पे क्या लिखेंगे g लिखेंगे और यहाँ पे 4 देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 7। इसी तरह से g देंगे, g फंक्शन है और 5 जब इनपुट देंगे तो क्या मिलेगा 8। ये 5 इनपुट है, क्या मिल गया 8। यहाँ पे 6 इनपुट है, ये हमारे पास 6 है। यहाँ पे आप आउटपुट क्या मिलेगा 9। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये कॉमन है और यही कॉमन एलिमेंट्स जो हमारे पास सेट बी है ये ए को भी जोड़ रहा है और यही सी को भी जोड़ रहा है। तो यदि हम ए से सी पर जो फंक्शन बनाएं, अब हम ए से सी पर जो फंक्शन बनाएं वो कैसे बनेगा, एफ और जी दोनों को एक साथ लिंक करके। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास एफ है वो होगा क्या, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए से सी पर जो हमारे पास फंक्शन होगा ये एफ जी जो फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से सी पर। अब यहाँ पे देख रहा है कि एफ से फंक्शन ए से बी पर है और बी से सी पर जो फंक्शन है जी है। चूंकि हमको ए और सी को इंटरकनेक्ट करना है इसलिए यहां पे ये जी जो होगा वो बाहर होगा, जी बाहर होगा और एफ अंदर होगा, जी बाहर होगा और एफ अंदर होगा। इस तरह से फंक्शन बनेगा। जो जी फंक्शन होगा क्योंकि जी का अवयव ही लिंक है सी से और इसको बताना कि ये एफ से लिंक है और हमारे पास सिर्फ 7 है। तो इस 7 जो जी से लिंक है इसका लिंक आप जब ए से करेंगे तो ए क्या है f1 का फंक्शन है, इसलिए ये जो f होगा ये अंदर होगा और g होगा वो बाहर होगा। कैसे, देखिए हम और ये आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे g लिख रहे हैं और g क्या है आपका 4 है, g 4 है और g4 किसका है, g4 आप यहाँ से देखिए तो जो 4 है वो f1 का है। तो जो g f1 होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 4 के। तो g f1 बराबर किसके होगा 4 के। g4 gf1 की वैल्यू 4, gf1 की वैल्यू 4, f1 की वैल्यू केवल 4 है यहां से देखिए। और f1 को जब आप इसके अंदर रखेंगे, f1 की मतलब 4 को रखेंगे यहाँ पे 4 को, तो g4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। तो ये जो हमारा पास वैल्यू होगा वो 7 बन जाएगा। कैसे, देखिए फिर से समझा रहे हैं, शायद आप कंफ्यूज हो गए हो। हमारे पास f1 की वैल्यू क्या पता है 4। जब आप f1 की वैल्यू 4 को यहाँ पे रखेंगे, f1 की जगह पे 4 को रखेंगे तो ये क्या बता देगा
ये बता देगा G4 को। कैसे? यहाँ पे मान लीजिए F1 की वैल्यू आपने 4 रखा है, तो ये G हो गया, तो ये G4 हो गया, और G4 की वैल्यू क्या दे रखा है? 7। ये है इसका मतलब कि हमारे पास ये जो A से C पर बनेगा वो डायरेक्ट A से C पर नहीं बनेगा, पहले F1 के एलिमेंट्स मतलब जो A से B पर परिभाषित है उसके एलिमेंट्स को अंदर रखेंगे, अंदर रखने के बाद उसका जो मान होगा उसको रखेंगे, तब जो देखेंगे उस मान पे हमको B से C में क्या मिल रहा है। ये होता है हमारे पास फलनों का संयोजन, मतलब इस फलन को इस फलन के साथ कैसे जोड़ा जाएगा। इसी तरह से आप किसको निकालिए? F2 को निकालिए। यहां से G लिखने का तरीका ये होता है, संयोजनों को, दो फंक्शन को आप एक साथ जोड़ते हैं तो लिखने का तरीका ये होता है GF, G बाद वाला फंक्शन, F पहले वाला फंक्शन जो कि A से C पर होगा, GF2 बराबर क्या मिलेगा आपको? देखिए GF2, F2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 5। GF2 का मान 5, यहाँ पे F2 का मान आप डायरेक्ट चाहें तो 5 लिख सकते हैं, क्या? 5। जब आप F2 का मान यहाँ से F2 का मान 5 रखेंगे तो ये जो G है इसके साथ आएगा, ये भी G को हमने कुछ किया ही नहीं, तो अब G हो गया G5, और G5 का वैल्यू हमको क्या पता है? 8। तो अब आज एक चीज देख रहे हैं कि ये जो 1 है ये 7 से रिलेटेड है, ये जो 2 है ये 8 से रिलेटेड है। आप यहां से हटा दीजिए इसको। ये जो 1 है इसका मान 7 आ रहा है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन का संयोजन ये है ना GFA, तो हम GFA को देखेंगे, GF1 को देखेंगे। GF हमारा फंक्शन क्या है? फलनों का संयोजन यही है, इसलिए हम GF1 देखेंगे, तो GF1 की जो मान आ रहा है वो अंत में आ रहा है कितना? 7। तो इसका मतलब जो F1 है, वो जो F1 में 1 है वो यहाँ पे G में 7 के साथ रिलेटेड है, इसलिए इस जो हमारा फंक्शन होगा A और फंक्शन F और G वो A और C में इस प्रकार परिभाषित है कि इसका जो 1 है वो इसके 7 के साथ, इसका जो 2 है इसके 8 के साथ, इसी तरह इसका जो 3 होगा इसके 9 के साथ रिलेटेड होगा। इस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं फलनों का संयोजन है। ठीक, तो अब आप लिखिए एक छोटा सा भाषा, यदि हमारे पास एक फलन f A से B पर तथा दूसरा फलन B F क्या दूसरा फलन G B से C पर परिभाषित हो तो क्या लिखा हमने? ये यदि हमारे पास एक फलन F A से B पर फलन F तथा दूसरा फलन G किस पे? B से C पर, G B से C पर परिभाषित हो तो फलनों का संयोजन F A से B पर तथा G B से C पर, G B से C पर फलन क्या बनेगा? पर F G F, क्योंकि हम इस प्रकार के फंक्शन को ऐसे लिखते हैं संयोजन फंक्शन को, लास्ट वाला फंक्शन सबसे बाद में लिखते हैं, पहले वाले फंक्शन को अंदर लिखते हैं, तब GF जो होगा वो A से C पर परिभाषित होगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, G जो होगा वो F सच दैट A से C पर परिभाषित होगा। ये हमारे पास फलनों का संयोजन होता है, किस प्रकार से फलनों को जोड़ा जाता है। बेसिकली यहाँ पे यही समझना है कि यदि हमारे पास, देखिए इस चीज को एक बार और समझा रहे हैं, ये फंक्शन A से B पर है, दूसरा फंक्शन G है जो B से C पर है, तो जब आप फंक्शन इसका संयोजन निकालेंगे इन दोनों का,
तो लास्ट वाले फंक्शन को हमेशा बाहर लिखेंगे, उसके बाद पहले वाले फंक्शन को लिखेंगे। पहले वाले फंक्शन में आप अगर वन इनपुट देते हैं तो ये देखिए कि 1 का इनपुट आप दिए हैं तो आया क्या है 4। यहाँ पे जब आप F1 रखेंगे, F की जगह पे 1 रखेंगे, F1, क्योंकि ये प्रकार का फंक्शन ही तो है जो F को डिनोट कर रहा है, तो F इसके साथ क्या आएगा 1। तो जब आप F1 रखेंगे उसके बाद आप इस वैल्यू को 4 से रिप्लेस करेंगे, 4 से रिप्लेस करने के बाद ये G4 बन जाएगा। अब देखेंगे कि आप G4 क्या मिल रहा है, तो G4 आप यहाँ पे पहले से निकाल चुके हैं, G4 7 मिल रहा है। तो इस टोटल GF ए से C पर जो परिभाषित फलन है, क्या ए से C पर जो आपका परिभाषित फलन है G, यही होगा GF। ये जो GF फंक्शन है ये ए से C पर परिभाषित है, तो इसका जो अंत में अवयव मिलेगा ए से और C के साथ, उसके बीच में देखेंगे आप क्या लिंकअप है, वही होगा आपका फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसी तरह से आप और भी फंक्शन को एक साथ ऐड कर सकते हैं। इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं, इसी फंक्शन को आप चाहे तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए या समझ लीजिए, इसी को जो ए से सी पर लिंक है इसको GOF लिखते हैं, यही गॉफ है, इसी को गॉफ पढ़ते हैं, GOF। मतलब यही कि जो फलनों को जोड़ा गया है वो G से F के साथ जोड़ा गया है। G से F के साथ जो फंक्शन हमारा गॉफ मिल रहा है वो A से C पर परिभाषित है। या तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ये गॉफ पढ़ा जाता है, बहुत ही पढ़ने में आसान होता है, इसलिए हम लोग इसको गॉफ ही कहते हैं। लेकिन इसका जो टोटल स्टेटमेंट है वो यहाँ से निकलता है, चाहे तो आप समझ लीजिए, ये जो हमारा गॉफ होगा ये गॉफ होगा या GF होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक है उसको।